Hi everyone, welcome to JR College YouTube channel. I am your friends राहुल जायसवाल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और जैसा कि आप जानते हैं कि JR कॉलेज ये जो चैनल है इट इज ए पार्ट ऑफ JR ट्यूटोरियल्स YouTube चैनल जिसमें हम 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के लिए पूरा स्टार्टिंग से लेके पूरा एंड तक यानी पूरा सिलेबस फिर से पढ़ाने वाले न्यू बैचेस ऑलरेडी लॉन्च कर चुका हूं। तो आज का लेक्चर अगेन एक 11th स्टैंडर्ड के लिए मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री का लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो आज हम लोग अगेन फर्स्ट चैप्टर जो हमारा चल रहा है जिसका नाम है दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, आज इसका हम तीसरा लेक्चर लाए हैं। लगातार 2 लेक्चर इसके पहले हम डाल चुके हैं और जैसा कि आप जानते हैं हर सब्जेक्ट आ रहा है, मतलब एक भी सब्जेक्ट 11th स्टैंडर्ड साइंस की अगर मैं बात करूं, फिजिक्स आ रहा है, केमिस्ट्री आ रहा है, मैथ्स 1 मैथ्स 2 दोनों आ रहे हैं और साथ ही में बायोलॉजी भी आ रहा है। यानी पूरा साइंस स्ट्रीम के लिए हर सब्जेक्ट आपको इस चैनल पे एक एक करके देखने मिल रहा है। ऑलरेडी आप आगे का पढ़ाई करना चाहते हो तो आप जानते हैं कि हमारा जो मेन चैनल JR ट्यूटोरियल्स है वहां पे भी हर चीज हमने पढ़ा के रखा हुआ है, चाहे कोई बच्चा 12th का हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे साइंस का हो, हर बच्चे के लिए वीडियोस अवेलेबल हमारे इस चैनल पे है। मतलब धीरे धीरे करके आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो प्लीज अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करके बताते रहिएगा, आप इतना से इतना हमें हेल्प कर सकते हो, ठीक है, जरूर कर देना। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो ऑलरेडी आपको पता है कि इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा था कि क्या होता है वॉल्यूम, क्या होता है एरिया, डेंसिटी, टेम्परेचर, ये सभी चीज हमने एक लेक्चर में देखा था। फिर उसके बाद हमने कई सारे और चीज जैसे कि यूनिट्स क्या होता है, ठीक है ना, हमने देखा था कि यार किस प्रकार से मेजरमेंट किया जाता है, ये सभी चीज ऑलरेडी लेक्चर नंबर 2 तक हमने देख लिया। आज हमारा तीसरा लेक्चर है जिसका टॉपिक है दोस्तों लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब व्हाट डू मीन बाय लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये देखेंगे उसके अंदर कौन कौन से लॉ आ जाते हैं, ये सभी चीज हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या होता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन नाम नहीं, देखो थोड़ा सा आपको ना क्लिक होएगा, क्योंकि कभी भी कोई सब्जेक्ट या फिर कोई भी चीज हम पढ़ते हैं ना उसके नाम में कुछ ना कुछ उसका मीनिंग छुपा होता है, क्योंकि तभी तो नाम दिया गया है ना। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब जब भी कोई केमिकल्स या फिर एलिमेंट्स या फिर जिससे बने हुई चीजें जब कंबाइन होती है तो उसके लिए अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो क्या रूल्स है वही हम लोग पढ़ने वाले। तो टोटल 5 लॉ है, अलग अलग लॉ है। आज हम लोग 3 लॉ पढ़ेंगे और ये 3 लॉ पढ़ने के बाद आज का लेक्चर खत्म होगा। वैसे जब अगला लेक्चर आ जाएगा उसमें बचे हुए 2 लॉ प्लस साथ में और भी बहुत सारे लॉ जो इस चैप्टर में है, काफी बड़ा चैप्टर आप देखोगे तो, क्योंकि पूरा बेसिक्स के ऊपर है। और ये चैप्टर अगर आप समझ जाते हो ना तो आगे आने वाले टाइम में जो भी चैप्टर्स आपको आएंगे 11th केमिस्ट्री का वो आपको इजी लगने लगेगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो वही चीज है, दैट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय इट, दैट इज द एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर। देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, इसका डेफिनेशन समझने की कोशिश करो कि द एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म कंपाउंड्स। मतलब जो भी एलिमेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो एक दूसरे से क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं। क्यों कंबाइन होते हैं, क्योंकि जब वो कंबाइन होंगे तभी क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। और हमें कंपाउंड क्यों जरूरी है, क्योंकि यार बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जब वो कंपाउंड बनते हैं तभी जाके उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है दोस्तों, नमक। हम डेली नमक खाते हैं, आपने कभी इमेजिन किया है कि ये जो नमक है वो बना कैसे होगा। तो यार जब बहुत पहले, मतलब एक स्टोरी ये है, ठीक है, कि बहुत पहले जब बिग बैंग थियरी हुआ, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, फिर अर्थ एक लावा था, पूरा आग का गोला था, फिर कंटिन्यूअसली उसमें वाटर फॉर्मेशन हुआ, बारिश हुआ, वाटर फॉर्मेशन जब हुआ तो जब अर्थ पे लावा वगैरह था तो बहुत सारे हजार्डस गैसेस भी थे, बहुत सारे ऐसी चीजें थी जो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट थी। जब बारिश हो रहा था तो क्या हो रहा था कि बहुत सारे ऐसे गैसेस जिसमें से बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे, जैसे उसमें से एक था सोडियम और एक था क्लोराइड, ठीक है। तो जब ये दोनों मिले तब जाके क्या बन गया, नमक का फॉर्मेशन हुआ और फिर बारिश की वजह से पूरा नमक का पानी बन गया, जिसको हम लोग समंदर बोलते हैं, ओशियंस बोलते हैं, सी बोलते हैं, करेक्ट है। तो ये जो समुद्र का पानी है उसके अंदर आप देखोगे तो नमक है, लेकिन क्या आप समुद्र के अंदर जाके वो नमक को डायरेक्टली ऐसे निकाल के और खा सकते हो, नहीं, उसके लिए प्रोसेसिंग लगता है, क्योंकि उसमें और भी ऐसे एलिमेंट्स है जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे उसमें तत्व है जो अगर हम डायरेक्टली खा जाते हैं तो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, इसके लिए हम नमक वो डायरेक्टली नहीं खाते। आपने देखा होगा जहां पे भी सॉल्ट बनता है, बनता मतलब क्या, बहुत सारे समुद्र के आसपास आप देखोगे कुछ जगह पे आप लोग अगर रहते होंगे तो वहां पे ऐसे सॉल्ट के फैक्ट्रीज होते हैं ना, तो समुद्र के आसपास वो लोग बाउंड्रीज बना के रखते हैं जिसमें पानी जो है वो रखा जाता है, मतलब समुद्र का पानी आता है और गर्मी की वजह से वो पानी इवापोरेट होता है और नमक बन जाता है। अब वो नमक जो बनता है वो नमक को भेजा जाता है नमक वाली फैक्ट्री में, और वो फैक्ट्री में प्रोसेसिंग होता है, उसको धोया जाता है, साफ किया जाता है, उसमें जो इंप्योरिटीज होती है वो निकाला जाता है, फिर उसको प्रोसेस करके उसमें आयोडीन और भी जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स और बाकी जो चीजें हमें चाहिए होती है वो उसमें ऐड करके उसको पैकेट करके लेबलिंग करके ब्रांड करके हमें बेचा जाता है, करेक्ट है। तो नमक हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि यार उसके लिए हम, मतलब जो भी खाना हम खाते हैं यार उसके वजह से ही टेस्ट आता है, ठीक है। तो नमक जरूरी है। तो वो क्या है, एक कंपाउंड है NaCl, सोडियम क्लोराइड, इट इज आयोनिक कंपाउंड। तो वो बना कैसे, बिकॉज 2 एलिमेंट, एक सोडियम एक क्लोरीन आपस में कंबाइन हुए, तो कंबाइन होना बहुत जरूरी है। तो कंबाइन जब हो रहा है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की वजह से ही हो रहा है, एंड यही प्रोसेस जो है ना ये गवर्न करता है 5 बेसिक लॉ। मतलब इसके अंदर जो प्रोसेस हो रही है केमिकल कॉम्बिनेशन का, ये 5 लॉ की वजह से आया है। उसमें से
पहला लॉ जो हमें पढ़ना है वो है दोस्तों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, याद रहेगा कि आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब मास का मतलब पता ही आप लोगों को, कोई भी चीज का एक वजन होता है, एक मास होता है, खुद का सेल्फ वेट जिसको हम लोग कहते हैं। तो क्या बोल रहा है, इट स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मुझे एक बात बताओ, कोई भी जगह का, कोई भी चीज का मास कभी खत्म हो सकता है या फिर मास को क्रिएट किया जा सकता है? जैसे ये है, ये एक मार्कर है, ठीक है, तो ये जब बन गया होगा तो इसका एक मास है, अगर आप मेजर करोगे वेइंग मशीन के अंदर तो इसका कुछ वजन होगा, 10 ग्राम 20 ग्राम, खुद का एक कुछ वजन होगा। तो क्या इसको मैं डिस्ट्रॉय कर सकता हूं, इसके मास को पूरा खत्म करूंगा? मैं बोलूंगा कि यार इसके अंदर से जो मास है वो निकल के चला जाए। डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता, ना तो मैं इसके मास को क्रिएट कर सकता हूं। तो ऐसे मास होते हैं, मतलब एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं, जो भी हमें नेचर से एलिमेंट्स मिलते हैं, चाहे वो कोई भी एलिमेंट हो, इंक्लूडिंग सोडियम ऑल्सो, हर एक का एक मास ऑटोमेटिकली होता है। वो मास को हम लोग कैसे भी क्रिएट भी नहीं कर सकते और कैसे भी करके डिस्ट्रॉय भी नहीं करते हैं। दैट इज नथिंग बट कंजर्वेशन ऑफ मास। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। और ये एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी जब केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है, मतलब इन शॉर्ट क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो केमिकल रिएक्शन के लिए दो चीज लगते हैं, एक होता है रिएक्टेंट्स जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, और एक होता है प्रोडक्ट, मतलब जिसका रिएक्शन हो रहा है वो रिएक्टेंट्स और कुछ नया चीज बन रहा है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो कभी भी याद रखना कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो क्या बोलता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो हमारा जो रिएक्टेंट होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यानपूर्वक अगर आप नजर डालोगे, तो जो रिएक्टेंट होगा उसका जो भी मास होगा, मतलब टोटल जो भी मास होगा वो सेम होगा एज कंपेयर टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब कोई रिएक्टेंट लेके हम लोग उसका मास जो भी होगा उससे हम लोग एक प्रोडक्ट अगर बना रहे हैं तो जितना मास रिएक्टेंट का था उतना ही मास प्रोडक्ट का बनेगा। मतलब इन शॉर्ट, इनिशियल प्रोडक्ट एज वेल एज द फाइनल प्रोडक्ट हैज द सेम अमाउंट ऑफ मास। दैट्स व्हाई दिस लॉ इज कॉल्ड एज द कंजर्वेशन ऑफ मास। मास वैसे ही रहता है, मास कभी भी क्रिएट नहीं हो रहा है, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रहा है, वैसे का वैसे ही रहेगा मास, बस उसकी शक्ल चेंज हो जा रही है, बस उसका नेचर अलग हो जा रहा है, बस मास जो होगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट का वो सेम होगा। तो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोनी लेवुसियर। एंटोनी लेवुसियर करके एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिसको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये याद रखना, हो सकता है एमसीक्यूज वगैरह में आता है। तो फ्रेंच साइंटिस्ट जिसका नाम था एंटोनी लेवुसियर, जो फ्रेंच साइंटिस्ट थे, मॉडर्न ऑफ फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा गया है। तो इन्होंने कई सारे केमिकल रिएक्शंस किए। तो उन्होंने क्या किया, पहले कंबशन रिएक्शन चालू किया, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन परफॉर्म किया। उसमें से एक रिएक्शन क्या बोलता था, जब उन्होंने हाइड्रोजन गैस को लिया और हाइड्रोजन गैस को बर्न किया, किसके साथ बर्न किया, ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली जब कोई चीज को बर्न कर रहे हो तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन गैस को जब वो उन्होंने बर्न किया विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो, तो हाइड्रोजन गैस बर्न होकर ऑक्सीजन से क्या हो गया, कंबाइन हो गया, और कंबाइन करके क्या बना लिया, उसने पानी बना लिया। क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ ऐड करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो हमें पानी मिल जाता है, वाटर मिल जाता है, H2O मिल जाता है। करेक्ट है, तो क्या मिल गया, वाटर मिल गया, H2O जिसको बोलते हैं। तो इसमें देखा गया, उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया और परफॉर्म किया, तब उसने ऑब्जर्वेशन क्या किया उस साइंटिस्ट ने, कि जो वाटर बना, मतलब जो पानी बना, उसका जो मास था, उसका जो वजन था, तो हमने जो मास लिया था हाइड्रोजन को बर्न करके और ऑक्सीजन को लेके, इन दोनों को कंबाइन करके जो मास निकाला वो सेम निकला। मतलब जो हमने अभी अभी डेफिनेशन पढ़ा कि जो रिएक्टेंट का मास रहेगा एज वेल एज द प्रोडक्ट का मास रहेगा वो इक्वल हो जाएगा बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और यहां पे उसने वो प्रूफ करके दिखा दिया कि यार हाइड्रोजन गैस लिया, ऑक्सीजन को कंबाइन किया, दो अलग अलग एलिमेंट लिया, दोनों के मासेस अलग अलग, लेकिन जैसे वो कंबाइन हुआ एक नया प्रोडक्ट बना पानी, तो वो पानी का जो मास था और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन करके जो मास था वो दोनों क्या था, इक्वल था। एंड इसी को बोलते हैं दोस्तों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। करेक्ट है, समझ में आ गया बेसिक? तो उम्मीद कर रहा हूं आपको ये पहला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये जो टॉपिक है, अगर आप देखोगे तो एग्जाम में पूछते हैं, डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी पूछा जाता है, कभी कभी ऐसा बोला जाता है कि एक्सप्लेन एनी 3 लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, या फिर डायरेक्टली आपको पूछा जाएगा एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या फिर इसके आगे के जो भी टॉपिक्स है वो डायरेक्टली भी पूछा जाएगा। तो ये पांचों लॉ जो मैं आपको बताने वाला हूं, आज तो 3 पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में 2 और पढ़ लेंगे। तो ये टोटल 5 जो लॉ है ना दोस्तों, ये आपको बहुत अच्छे से बाय हार्ट कर लेना है, इसको प्रैक्टिस करके ले लेना है, समझ के ले लेना है। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। अब इसका भी एक डेफिनेशन नाम में थोड़ा समझ में आएगा, डेफिनाइट प्रोपोर्शन। आपको याद होगा कि जब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, तो उसमें हमने एक चीज देखा था कि कंपाउंड मतलब क्या होता है, कि कभी भी कोई एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं तो उसका एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है कि इतना ही अमाउंट आना चाहिए, और कैसे भी करके कंबाइन अगर हो रहा है विदाउट एनी फिक्स प्रोपोर्शन, नो डेफिनाइट प्रोपोर्शन में कंबाइन हो रहे हैं, तो वो मिक्सचर कहलाएगा।
तो कंपाउंड और मिक्सचर में क्या फर्क था वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो यहां पे आपको देख के क्या लगता है कि क्या बन रहा होगा, कंपाउंड बन रहा होगा, और डेफिनेट प्रोपोर्शन है मतलब कहीं ना कहीं कंपाउंड बनने के लिए जो है दो एलिमेंट या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट जब कंबाइन हो रहे होंगे उसका जो प्रोपोर्शन होगा, उसका जो अमाउंट होगा वो फिक्स होगा। तो वही चीज यहां पे बताया गया है कि लॉ ऑफ डेफिनाइट कंपोजिशन भी कहते हैं इसको, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन को लॉ ऑफ डेफिनाइट कंपोजिशन भी पूछा जाता है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है तो कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में पूछेगा आपको कभी कभी कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, या तो कभी कभी पूछ देगा एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनाइट कंपोजिशन। तो चाहे प्रोपोर्शन आए चाहे कंपोजिशन आए, यही मतलब है दोनों का, ठीक है, क्लियर, दोनों का मतलब सेम है, डेफिनाइट प्रोपोर्शन को ही डेफिनाइट कंपोजिशन बोलते हैं। अब ये लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स एज a given compound always contains exactly the same proportion of elements by weight। मतलब जो भी कंपाउंड है, ठीक है, चाहे वो हमें नेचर से मिले चाहे हम उसको खुद बना ले, मतलब उसके अंदर जो एलिमेंट्स बाय वेट प्रेजेंट है, मतलब कितने वजन से प्रेजेंट है, वो एग्जैक्टली क्या होंगे, सेम होंगे। एंड इसी को तो बोलेंगे ना डेफिनाइट प्रोपोर्शन, क्योंकि डेफिनाइट है ना वो, उसका एक प्रोपोर्शन जो है वो हमको पता है, तो उसका जो भी वेट रहेगा उस एलिमेंट का बाय वेट वो क्या रहेगा, एग्जैक्टली सेम रहेगा। वही एग्जांपल में कहा गया है। तो एक फ्रेंच केमिस्ट थे, अगेन यहां पे फ्रेंच साइंटिस्ट, फ्रेंच केमिस्ट जो भी बोल लो, जोसेफ प्राउस्ट करके थे, उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, उसमें से एक एक्सपेरिमेंट ये था कि उन्होंने क्या किया, एक सैंपल ले लिया कपरिक कार्बोनेट का, कपरिक कार्बोनेट, ठीक है, एक सैंपल ले लिया जो कि नेचर से मिला था उनको, मतलब जो हमें नेचर से मिलता है, नेचर इन ओरिजिन इन नेचर, ठीक है। अगर हम बात करें कि जैसे कुछ नमक होते हैं जो हमें नेचुरली मिल जाता है, कुछ हम नमक बना भी सकते हैं, वैसे ये जो कपरिक कार्बोनेट था उनको वो नेचर से मिला था। वो एक सैंपल ले लिया और एक और सैंपल ले लिया उसने सेम उसी चीज का, कपरिक कार्बोनेट का, लेकिन इस बार वो जो सैंपल था कपरिक कार्बोनेट वो बनाया गया था, मतलब सिंथेटिक था, मैनमेड था। अब एक है नेचुरल कपरिक कार्बोनेट, एक है सिंथेटिक कपरिक कार्बोनेट। जब उन दोनों को साथ में रख के उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उनको क्या पता लगा, उनको यह मिला कि कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट जो इन दोनों के अंदर प्रेजेंट है इट वॉज सेम। क्या है, सेम है, यानी कि जो भी एलिमेंट, चाहे वो इसके अंदर कार्बन की बात कर लो, चाहे वो ऑक्सीजन की बात कर लो, या फिर कॉपर की बात कर लो, ठीक है ना, कपरिक कार्बोनेट है तो कॉपर भी होगा, तो तीनों के तीनों एलिमेंट, चाहे कॉपर हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे वो कार्बन हो, ये दोनों तीनों एलिमेंट का जो प्रपोर्शन था, जो अमाउंट था वेट का, ये क्या था, सेम था। और इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनाइट कंपोजिशन, क्योंकि जो कंपोजिशन प्रेजेंट है उन एलिमेंट्स के अंदर, उस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स है वो क्या है, ठीक है, क्या है वो, सेम। समझ में आ गया, सेम है। तो ये याद रखना कि कोई भी एलिमेंट, एग्जांपल ये याद रख सकते हैं, एग्जाम में अगर पूछता है ये पूरा, तो यही सेम अगर लिख के आओगे तो भी आपको मार्क्स मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा और स्टेटमेंट बिल्डअप कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है। और हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना बहुत जल्दी, देखो काम चल रहा है, आई नो आप लोग का कंप्लेन होगा कि थोड़ा बहुत इरेगुलर तरीके से ऐप पे चीजें आ रही है, तो मैं आपको अगेन एक चीज बोलना चाहूंगा कि यार जो चीजें है ना तो बहुत अच्छी तरीके से आपको करना है। तो गाइस अब चलते हैं हमारे थर्ड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो थर्ड वन इज दैट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो आज इस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को देखते हैं, फिर आज का वीडियो को हम लोग एंड करेंगे, ठीक है। इसके बाद के दो और बचे हैं, गेलुसेक लॉ, तो वो सब चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन इसको पहले समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, क्या होता है मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो देखो इसको प्रपोज किया था, मतलब इस लॉ को बनाया गया था जॉन डाल्टन की तरफ से, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हो, कभी कभी एमसीक्यूज वगैरह में पूछ लेता है कि ये जो मल्टीपल प्रोपोर्शन है उसको किसने बनाया था, तो जॉन डाल्टन ने बनाया था। तो ये क्या कहता है, ये लॉ क्या कहता है कि व्हेन टू एलिमेंट्स, जब दो एलिमेंट्स ए और बी, समझ लो मेरे पास क्या है, दो एलिमेंट्स है जिसका नाम एक का ए है दूसरे का बी है, फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड्स, मतलब जब ए एलिमेंट और बी एलिमेंट जब दोनों कंबाइन होंगे तो वो क्या बनाएंगे, समझ लो कि मोर देन वन कंपाउंड्स अगर बना रहे हैं तो जो भी क्या रहेगा, मास रहेगा एलिमेंट बी का जो कंबाइन हुआ है गिवन मास ऑफ ए के साथ, ये हमेशा एक रेशियो बनाएगा स्मॉल होल नंबर्स का। मतलब कहने का मतलब क्या, ये डेफिनेशन जो है ये तो आपको लर्न करना है, लेकिन इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब मेरा कोई ए एलिमेंट है जिसका मास ए है, कोई दूसरा एलिमेंट है बी जिसका मास बी है, समझ लो ये दोनों जब कंबाइन हो रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, तो हमें क्या बन रहा है, समझ लो एक से ज्यादा कंपाउंड मिल रहा है, क्योंकि हो सकता है ना कभी कभी कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें प्रोडक्ट जो बनता है वो दो या फिर दो से ज्यादा भी बनते हैं। तो समझ लो मोर देन वन एलिमेंट्स, मोर देन वन प्रोडक्ट अगर बन रहा है, तो जो हमने मास लिया था ए का और जो मास लिया था बी का, वो हमेशा क्या बनाएंगे, एक रेशियो बनाएंगे, किसका, होल नंबर का। होल नंबर आप जानते हो जीरो से लेके इंफिनिटी होल नंबर्स कहते हैं, तो वो बनाएंगे। अब इसको और ज्यादा डिटेल में समझने के लिए हम एक एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। तो यहां पे एक एग्जांपल लिया गया, समझ लो हाइड्रोजन लिया गया, एक एलिमेंट हाइड्रोजन हुआ, उसको कंबाइन किया गया ऑक्सीजन के साथ, तो एक एलिमेंट हाइड्रोजन दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन, इन दोनों को क्या किया गया, कंबाइन किया गया। एंड कंबाइन जैसे ही किया तो पानी भी बन सकता है, क्योंकि अगर हाइड्रोजन को आप ऑक्सीजन से कंबाइन करोगे तो H2O भी बन सकता है, जिसको हम लोग पानी बोल सकते हैं,
पानी बोलते हैं ना H2O को, और अगर हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को कंबाइन करें तो वो एक और प्रोडक्ट बना सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसको H2O2 कहा जाता है। आपको पता है बेसिक, वाटर मतलब H2O और हाइड्रोजन पेरोक्साइड मतलब H2O2। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके दो चीज बन सकता है, पानी भी बन सकता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बन सकता है। तो यहां पे जब वो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था तो इन्होंने नोटिस किया कि जब मैंने हाइड्रोजन लिया, देख पा रहे हो आप लोग, हाइड्रोजन 2 ग्राम ले लिया, ऑक्सीजन को 16 ग्राम ले लिया, तो ऑक्सीजन का 16 ग्राम है। क्यों 16 ग्राम है, ये सोचा कभी आपने? नॉर्मली अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 ग्राम होता है, मतलब एक ऑक्सीजन का। तो यहां पे हम लोग ने क्या ले लिया, एक ऑक्सीजन ले लिया 16 ग्राम का, यहां पे हाइड्रोजन 2 ले लिया तो 2 ग्राम हो गया उसका। तो दोनों को कंबाइन जब किया तो क्या बन गया, उसका वाटर बन गया जो कि 18 ग्राम का बन गया। करेक्ट है, 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन मिलके क्या बना लिया, 18 ग्राम पानी बना लिया। लेकिन फिर से मैं क्या करता हूं, 2 ग्राम हाइड्रोजन मतलब H2 ले रहा हूं, मैं 2 ग्राम हाइड्रोजन ले रहा हूं और ऑक्सीजन भी 2 लूंगा, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला देखोगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, पानी के अंदर होता है H2O, तो मतलब मुझे 2 हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। हाइड्रोजन का एक, जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है वो 1 होता है, तो इसके लिए 2 लेना पड़ा, तो मुझे हाइड्रोजन का क्या लेना पड़ा, मतलब H2। यहां पे अगर आप देखोगे तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं H2, तो यहां पे 2 ग्राम हो गया। ऑक्सीजन एक ही लिया है तो इसके लिए 16 ग्राम। यहां पे हाइड्रोजन कितना लिया है, 2 लिया, इसके लिए इसका 2 ग्राम हो गया, एक एक का 1 ग्राम। ऑक्सीजन यहां पे मैं 2 लूंगा, तो ऑक्सीजन यहां पे क्या लिया जा रहा है, 2 लिया जा रहा है, ठीक है। इसके लिए इसका हो गया 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 32 ग्राम। आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ा है ना, मैंने पढ़ाया था बहुत पहले, 9th या 10th में आपने पढ़ा होगा। तो ये हो गया। अब दोनों को कंबाइन जब करूंगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 बनेगा, जिसका टोटल वेट होगा 34 ग्राम। तो इन दोनों को ऑब्जर्व जब करोगे तो दोनों मास में आप देखोगे तो ऑक्सीजन 16 ग्राम है और इसमें ऑक्सीजन 32 ग्राम है। अगर ये कंबाइन हो रहा है हाइड्रोजन के साथ तो इन दोनों में हाइड्रोजन जो है फिक्स है। तो यहां पे वही चीज बोल रहा है कि अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जो कि कंबाइन हो रहा है, ठीक है, यहां पे देखो, मास ऑफ एलिमेंट बी दैट कंबाइन विद ए गिवन मास ऑफ ए, ऑलवेज इन क्या होंगे, रेशियो में होंगे। तो आपने देखा कि हाइड्रोजन यहां पे भी फिक्स है, यहां पे भी फिक्स है 2-2 ग्राम, लेकिन ऑक्सीजन क्या कर रहा है, एक रेशियो बनाएगा। कैसे, ये 16 ये 32, तो इसके हिसाब से क्या बना रहा है, ये एक रेशियो बना रहा है स्मॉल नंबर का, स्मॉल होल नंबर का। कैसे बना रहा है, 16:32, मतलब एक साइड 16 ऑक्सीजन है, दूसरा साइड 32 ग्राम ऑक्सीजन है, तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 1:2। तो क्या बना रहा है, ये रेशियो बना रहा है 1:2। क्या ये होल नंबर का रेशियो है, एंड दैट्स व्हाई इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलते हैं, और इसीलिए इसको लॉ को क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। करेक्ट है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो यही था हमारा आज का लेक्चर वीडियो, जिसमें हमने आपको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के 3 लॉ पढ़ा दिए, जिसमें से पहला था डेफिनाइट प्रोपोर्शन, दूसरा था आपका मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। इसके पहले हमने देखा था कि दैट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसके बाद हम लोग गेलुसेक लॉ है, अवोगाद्रो है, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी से कई सारे और चीजें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, और 2 से 3 लेक्चर्स के अंदर हम ये पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो बिल्कुल चिंता मत करना, बस बने रहना हमारे साथ, इस चैनल को भी प्यार दिखाते रहना, क्योंकि यार ये चैनल आप जानते हैं आपके लिए ही स्पेशली बनाया गया है, और हर दिन इसके ऊपर काम चल रहा है, और कंटिन्यूस आप लोग को वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बता देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, और अगर फर्स्ट टाइम आए हो हमारे चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।